मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेस सेल की कंप्लीट कर ली थी। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी थी तो हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने इंटरफेस कर ली थी। इंटरफेस को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? दैट इज G1, गैप 1, सिंथेटिक फेस एंड G2। इसमें आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी कमेंट आए नहीं है क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आज हम लोग सेल साइकिल का नेक्स्ट फेज दैट इज M फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज M फेज, राइट। इसी M फेज को बेटा हम लोग जो है क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिवीजन यहीं पे हो रहा था ना। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोल रहे थे क्योंकि वहां पे डिवीजन विजिबल नहीं था। वहां पे प्रिपेयर कर रही थी, प्रिपरेटिव फेज थी, वहां पे डिवीजन कोई विजिबल नहीं था, इसलिए उसको रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटिव फेज बोल रहे थे। सेल ने अब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। कैसे प्रिपेयर कर लिया? इन विच एस्पेक्ट्स? डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट कर लिया, न्यूक्लियस डुप्लीकेट कर लिया, साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट कर लिया, सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कर लिए। अब उसके आगे की कंडीशन जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने कहां तक सेल साइकिल में पढ़ लिया था? छोटा सा डायग्राम में आपको बता रही हूँ। ये हमारी M फेज थी, सॉरी इट इज अवर M फेज। G1 सबसे लार्जेस्ट फेज थी, S G2। M फेज जो है, M फेज को फिर से हमने फर्दर डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? दैट इज माइटोसिस को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये हमारी M फेज है बेटा, तो इस M फेज को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थी साइटोकाइनेसिस, और ये वाली जो पूरी है ये हमारी बेटा क्या थी? कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन फेज है तो बेटा इसमें क्या होगा? अल्टीमेटली डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा? अगर कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियन टर्म किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट। बेटा साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये क्या था? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यही है ना। तो अब आज हम लोगों को जो पोर्शन कवर करना है वो कौन सा है? M फेज। अल्टीमेटली ओवरऑल पूरी M फेज, चाहे वो कैरियोकाइनेसिस हो या फिर साइटोकाइनेसिस हो, ठीक है। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर याद होगा। सेल साइकिल होती क्या? एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट्स पे फिर से पहुंचती। एक सेल जो है उसकी सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 सेल्स में डिवाइड होती। 2 सेल्स ही अभी मैं बता रही हूँ, उसके आगे का नहीं क्लियर कर रही हूँ। 2 सेल्स में डिवाइड होती, ये हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो इंटरफेस के बाद सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। न्यूक्लियस जो है वो प्रिपेयर हो गया था, मींस जो डीएनए कंटेंट था हमारा वो जस्ट डबल हो गया था। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग मैंने वहां पे कहीं नहीं पढ़ाई थी। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रिपरेटिव फेज से डील नहीं करती है। हम लोगों ने जो है साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया था, मींस साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो गया था, सेल ऑर्गेनेली इंक्रीज हो गए थे, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया था, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए थे और न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो गया था। इतना कर लिया था। अब इसके आगे की स्टोरी में क्या है वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ये जितनी भी डिवीजन की फेज है, ये जितनी, चाहे वो M फेज हो, M फेज का डिवीजन हो या फिर जो है इंटरफेज हो, वो एक क्लियर कट डिवीजन नहीं है, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको सेल में क्लियर कट डिवीजन होगा, दिखेगा कि ये पर्टिकुलर फेज एंड हो गई, अब दूसरी फेज स्टार्ट हो गई। लेकिन इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। M फेज जो है डिफरेंट स्टेजेस, ये फेज क्या शो कर रही है बेटा? स्टेज ही तो शो कर रही है।
तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमने अपने आंसर्स बनाने के लिए इसको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप नेचुरली सेल में देखें, ये सारे फिनोमिना होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन सारी स्टेजेस ओवरलैपिंग है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक जो है वो स्टार्ट होती रहती है। बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्री का फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ अब यहाँ पे स्टॉप हो गई जो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद जीवन में आ गए, जीवन से एस के बीच में क्लियर कट बाउंड्री हो या फिर एस से एस के बीच में, ऐसी बाउंड्रीज नहीं। जैसे हम लोगों का अगर कोई घर है तो उस घर में डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज बनी होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, इस तरह से डिवीजन नहीं है। ओवरऑल सेल डिवीजन में जा रही है, ये हमें पता है। क्या क्या हो रहा है वो हमें क्लियर है कि क्या क्या हो रहा है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे डिवीजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन एज सच अगर देखा जाए तो सेल साइकिल में क्लियर कट जो है वो डिवाइडेबल नहीं है, कोई बाउंड्रीज का फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारी एनसीईआरटी होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि माइटोसिस जो एम फेज है वो दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि डिवाइड करती, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। अभी तक आपको सारे लेक्चर्स अगर देखे तो आपको पता है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, एंड साइटोकाइनेसिस, यही हमें करना है आज की क्लास में। अब बेटा कैरियोकाइनेसिस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, कैरियोकाइनेसिस को किसमें डिवाइड किया जाता है बेटा? कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन प्रोफेज, ठीक है, देन मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट बेटा। ये जो है डिफरेंस होती है, ये इसके बेस पे होती है प्लांट एंड एनिमल के केस में। छोटे छोटे से डिफरेंसेस है वो हम कर लेंगे जब साइटोकाइनेसिस करेंगे, बट एज इसमें इस तरह की स्टेजेस का डिवीजन नहीं है। इसमें डिफरेंस जो है वो बेटा किसके, प्लांट और एनिमल के बेस पे है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट वन प्रोफेज, सेकेंड वन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब हम इन चारों स्टेजेस को देखते हैं वन बाय वन। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ, प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। बताइए प्रोफेज पे प्रो जो है वो बेटा क्या है, फर्स्ट और प्रिमिटिव, राइट। फर्स्ट और प्रिमिटिव फेज है, किसकी फर्स्ट और प्रिमिटिव फेज है हमारी माइटोसिस। या फिर लोग मियोसिस नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये याद रखिए कि एम स्टैंड फॉर माइटोसिस, ठीक है। तो जो डिवीजन की फर्स्ट फेज है वो क्या है हमारी प्रोफेज। प्रोफेज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव फेज या फर्स्ट फेज। फेज क्या है, स्टेजेस है। इन स्टेजेस में हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो डिवाइड कर रखा है। तो चलिए एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो प्रो फेज है बेटा उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। प्रो फेज को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली और लेट प्रोफेज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है और लेट प्रोफेज में क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सपोज दैट 2C अमाउंट का जो है अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है किसी सेल में, तो आफ्टर बेटा एस फेज में क्या हो जाएगा, आफ्टर एस फेज में ही डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी। डीएनए सिंथेटिक फेज एस फेज ही थी, उसके पहले हम लोगों ने डीएनए की सिंथेसिस नहीं करी थी। तो आफ्टर एस फेज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4C। अमाउंट जो है वो जस्ट डबल हो जाता है। जब मेजर करते हैं साइंटिस्ट तो डीएनए अमाउंट जो है वो जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन कहीं भी हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो है क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बात करी थी अभी तक हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये जो है बेटा मेजरमेंट के थ्रू पता चला कि डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, इससे हमें पता चला कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एन था, सपोज सेट एन था, ठीक है,
अगर सपोज दैट यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे आफ्टर S फेज 4C था, तो क्या ये यहाँ पे 2n हो गए थे? ऐसा हुआ था क्या? क्रोमोसोम नंबर विल बी चेंज? नो बेटा ना। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो नहीं चेंज हुए थे। अगर हम n लेके क्रोमोसोम्स नंबर चल रहे हैं तो वो n ही रहेंगे, अगर हम 2n लेके चल रहे हैं तो वो बेटा 2n ही रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स आर सेम। ठीक है, आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम नंबर्स आर सेम। क्रोमोसोम्स नंबर कहाँ पे चेंज होंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। इतनी कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर होगी तो आगे के फिनोमिना जो है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि हमारा जो डीएनए मटेरियल है वो डबल हो चुका है, लेकिन क्रोमोसोम्स जो है वो अभी भी बेटा कैसे है? बेटा सेम नंबर में है। अगर हम मेरे पास 10 क्रोमोसोम्स थे किसी सेल में तो अभी भी वो 10 इन नंबर ही है। अगर मेरे पास 5 क्रोमोसोम्स थे तो अभी भी वो 5 ही है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो गया, अमाउंट जो है वो चेंज हो गया। ठीक, तो चलिए देखिए क्या होता है। एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये एक सेल हमने ड्रॉ करी। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल, जो कि अब डबल हो चुका है। क्यों बेटा डबल हो चुका है? क्योंकि एम फेज से पहले जो है वो एस फेज हो चुकी है, प्रिपरेटरी फेज को हम फॉलो कर चुके हैं, सेल हमारी फॉलो कर चुकी है प्रिपरेटरी फेज पे। तो अब ये डीएनए अमाउंट जो भी मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ डीएनए अमाउंट, वो अब डबल हो चुका है जो प्रीवियस उसमें सेल में प्रेजेंट था उससे। ठीक है, तो बेटा ये क्या हुआ कि ये अर्ली प्रोफेज की बात है, जिसमें क्या होता है अर्ली फेज में स्टार्टिंग में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट करती है डिसअपियरिंग होना, डिसअपियर होना स्टार्ट करती है, कंप्लीटली होती नहीं है। कंप्लीटली बेटा कहाँ पे होगी? लेट प्रोफेज में। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी? स्टार्ट करेगी डिसअपियर होना। तो ये मैंने बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई थी ना ब्लू कलर से, तो अब हम इसको क्या दिखा रहे हैं कि ये डिसअपियर होना स्टार्ट कर रही है इन केस ऑफ अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अच्छा सेंट्रियोल हमने बेटा कहाँ पे पढ़े थे कि सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो गए थे। अगर आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है तो आपको जरूर पता होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि किस स्टेज में सेंट्रियोल विल बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, इन विच स्टेज सेंट्रियोल विल बी डुप्लीकेटेड। तो अगर बेटा यहाँ पे ये वो स्टेज, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी स्टेज थी, G1 थी, S थी या G2 थी जिसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इंटरफेस क्रॉस करके आई, इसका मतलब यहाँ पे हमें कितने सेंट्रियोल मिलेंगे बेटा? 2 सेंट्रियोल मिलेंगे। सेंट्रियोल बेटा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है बेटा तो आप क्या करिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लगा के देखिए, उसमें हम लोगों ने सेंट्रियोल बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर कोई स्ट्रक्चर होता है सेल में जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, 90 डिग्री में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स का करेक्टरिस्टिक है, प्लांट सेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे मूव करना टूवर्ड्स अपोजिट पोल। सपोज सेट ये एक पोल है सेल का, ये एक पोल है, तो सेंट्रियोल विल बी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ दिख रहा है? यहाँ पे बेटा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए 2 सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल के पास में माइक्रो फिलामेंट्स प्रेजेंट थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो है कुछ फिलामेंट्स भी फॉर्म हो रहे थे, ये हमने पढ़ा था ना। तो वो क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स तो दिखाई दे रहे हैं ना माइक्रो फिलामेंट के, तो कुछ तो इसके अपोजिट साइड में, कुछ इन 2 सेंट्रियोल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा ये क्या है? ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स,
फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमने पूरी पढ़ रखी है, आप जो है मेरे लेक्चर्स लगा के देखिए, उनमें आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, और इसमें जो हम लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला फेज पढ़ा था बेटा, उसमें भी बताइएगा मुझे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, कौन सी स्टेज पे फॉर्म हो रही है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कि एक तो आप मुझे बताइए कि सेंट्रियोल वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे, कौन सी स्टेज में, और एक मैंने आपसे पूछा है कि ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ये दोनों जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है बेटा अगर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसअपियर हो रही है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएट होते हैं? हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कर रखा है ना। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स है तो प्लीज वो प्रीवियस क्लासेस लगा के देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा चैनल जो है वो शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर आएगा, न्यूक्लियस से ही अटैच होता है। फिर हम लोगों ने गोल्गी बॉडी पढ़ा था, तो वो सब भी इसके साथ साथ जो है वो क्या होने लगेंगे? डिसअपियर। ठीक है, स्टार्ट टू डिसअपियर। तो अर्ली फेज में बेटा क्या हुआ? अर्ली प्रो फेज में क्या क्या हुआ? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will be disintegrate। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसकंटिन्यू होगी और डीजनरेट होने लगी। इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा बेटा अर्ली प्रो फेज में कि क्रोमोसोम्स जो है, सॉरी सेंट्रोमियर्स जो है वो अपोजिट पोल की साइड मूव करने लगे। ठीक है, सेंट्रोसोम्स moves towards opposite poles। ठीक है, और क्या हो रहा है बेटा? और भी कुछ हो रहा है। कौन कौन डिसअपियर हो रहा है? क्या बताया मैंने? गोल्गी बॉडी एंड ईआर and also mitochondria will be disappear। ठीक है, मीन्स इस स्टेज के बाद में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है सेल में नहीं दिखाई देंगे। ये हमारी क्या हो गई बेटा? अर्ली प्रोफेज की बात हो गई। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिजनरेटेड। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रियोसोम्स है वो क्या होने लगेंगे? वो हमारे वो अपोजिट पोल्स की साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होगा? इस फेज के बाद में कंडेंसेशन ऑफ बेटा जब ये किसी फॉर्म में नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में के फॉर्म में नहीं है, क्या इस तरह इसमें आपको तो कोई एंड दिख रहा है? एक उलझे हुए उनकी गोले की तरह दिख रहा है, या एक रिबन जो उलझा हुआ है उसकी तरह दिख रहा है ना? पर्टिकुलर कोई शेप या कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है ना? उस टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं ना, क्रोमेटिन मटेरियल है ना। तो इस टाइम पे बेटा ये क्या है? दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल विल बी स्टार्टेड। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल प्रोफेज में ही, अर्ली प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब बेटा कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे समझिए, ये कोई स्ट्रक्चर है इस तरह से दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रक्चर है। अब इसमें बेटा क्या हो रहा है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थिकनिंग स्टार्ट हो रही है। तो वो थिकनिंग के बाद वो क्या होगा बेटा? इस तरह से शेप्स में आ जाएंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि ये चीज के लिए सही होगी या ये चीज सही होगी, या दोनों चीजें सही होगी इस केस में?
ये एक इमेज ए है, ये एक इमेज बी है, ठीक है। ए विल बी राइट और बी विल बी राइट। हम लोग क्या किससे अभी कौन सी फेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, इंटरफेस कर चुके हैं। इंटरफेस कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 2C अमाउंट का डीएनए प्रेजेंट था तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 4C में कन्वर्ट हो गया। यही तो हुआ है। क्रोमोसोम्स आर स्टिल सेम इन नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम्स अभी भी सेम है इन नंबर, लेकिन जो है अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो चेंज हो गया है। तो बेटा अगर मैं बोल रही हूँ कि क्रोमेटिन मटेरियल में कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, तो आफ्टर कंडेंसेशन वो कैसे दिखाई देंगे बेटा, दिस विल बी राइट, ए विल बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा बेटा, बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर यहाँ पे जो है ये जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट था तो इंटरफेस क्रॉस कर चुकी है, सेल एस फेस को क्रॉस कर चुकी है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें जो है कंडेंसेशन के बाद में जो क्रोमेटिन मटेरियल वो किस फॉर्म में दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 5 इन नंबर जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सपोज दैट यहाँ पे 5 इन नंबर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ भी 5 इन नंबर ही है बेटा। ये क्या है, हमारी सिस्टर क्रोमेटिड। जो आर्म्स है, ये आर्म और ये आर्म, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टर क्रोमेटिड, बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड, दीज आर अटैच्ड विद अ सेम सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट पढ़ा था हम लोगों ने ना, प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट सेम है, सेम सेंट्रोमियर से अटैच है, इसलिए ये कैसे है, सिस्टर क्रोमेटिड से, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड से है, क्यों, क्योंकि एक ही उससे सेंट्रोमियर से अटैच है। अगर ये अलग अलग होते बेटा तो क्या होते, वो इस तरह से होते, ठीक है। ये एक दूसरा प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट होता है, ये दूसरा प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट होता है, ये आर्म दूसरे से अटैच होती है, ये आर्म दूसरे से अटैच होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है। अब मैंने यहाँ पे इतनी स्टोरी आपको ये क्यों बताई, ये तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि अब जो हम लोगों की जो लेट प्रोफेज है उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी कंप्लीटली डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी कंप्लीटली डिसअपियर। बेटा अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ था, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है विल बी डिसइंटीग्रेट और डिसअपियर, ठीक है, स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रोफेज में जो है लेट प्रोफेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो रही। इसके साथ ही जो यहाँ पे स्टार्ट हुए थे गोल्गी बॉडी, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया, दे विल ऑल्सो कंप्लीटली डिसअपियर, कंप्लीटली डिसअपियर, ठीक है। तो क्या होगा, जब अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे। इसके साथ और क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रोसोम्स थे आपके, ये क्या हो रहा था, अपोजिट साइड में मूव करने की कोशिश कर रहे थे ना, ट्राई कर रहे थे ना, टू रीच द अपोजिट पोल्स। अब यहाँ पे दे रीच टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ठीक है। तो दोनों में पहले डिफरेंस समझिए क्या हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट कर दे रही है क्या, डिजेनरेट होना है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस होना स्टार्ट कर रही है। उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है बेटा, ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली प्रोफेज में। सेंट्रोसोम्स जो थे वो क्या हो रहे हैं, वो अपोजिट पोल्स की साइड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से फॉर्म हो रहे हैं।
इसके बाद हम लोगों ने देखा जो लेट प्रोफेज आई उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी कंप्लीटली डिसअपियर मीन्स अब जो भी मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूंगी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको शो नहीं होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गई। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी वो सारे जो है डिसअपियर हो गए। इस टाइम पे एक्चुअली में बेटा पता है सिर्फ सेंट्रोमियर्स और क्रोमोसोम्स दिखाई देते, बाकी कोई सेल ऑर्गेनेली जो है वो विजुअलाइज नहीं होगा। सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल में जो जा रहे थे वो अब कंप्लीटली रीच हो चुके, ठीक है। टुवर्ड्स द अपोजिट पोल मूव कर रहे थे, दे रीच टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं इस स्ट्रक्चर को, इसी में ड्रॉ कर लें। आफ्टर कंडेंसेशन कैसे जो है वो होंगे, राइट। कुछ इस तरह से हमें क्रोमोसोम्स जो है वो विजुअलाइज होंगे। इसके बाद सेंट्रोसोम्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल में पहुंच गए। तो कुछ इस तरह से जो है हमें वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेट प्रोफेज का। इसमें हमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस फॉर्म में है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अब आ गया है। एक आर्म नहीं होगी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर सेम होंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो हम लोग जितनी भी ये माइटोसिस के प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स लेके चलूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है सिर्फ वहीं पे होगी। होती कहाँ है बेटा माइटोसिस, हम लोगों ने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों पढ़ रखे हैं ना, तो ये डिप्लॉइड सेल्स में होगी इन केस ऑफ एनिमल्स। डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड उसमें होगी प्लांट्स के केस में। प्लांट्स का केस हम डिस्कस करेंगे जब बायोलॉजिकल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पे साइकिल्स आएंगी वहां पे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में होगी। माइटोसिस को होती किसमें, कौन सी सेल्स में होती बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोसिस जो है वो हमारी सोमैटिक सेल में होती है, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है, जो जनरल बॉडी की सेल्स होती है, ठीक है, जो जनरल बॉडी सेल्स है। ठीक है, माइटोसिस किसमें होगी, सोमैटिक सेल्स में होगी। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इस टर्म को जब मैं माइटोसिस कंप्लीट करा दूंगी तब बताऊंगी कि व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में होगी, सोमैटिक जनरल बॉडी सेल्स होती बेटा। हमारी स्किन जो है वो रीजनरेट करती रहती है ना, अगर कोई हमें चोट लग जाती है तो वो रीजनरेट हो जाती है ना, हीलिंग पावर होती है ना, क्यों होती है, क्योंकि वहां पे माइटोसिस होती है, ठीक है। तो जनरल बॉडी की जो सेल्स है वहां पे क्या होगी, हमारी माइटोसिस होगी, डिप्लॉइड होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है कि ये किसमें होगी, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। आई थिंक इतनी चीजें अभी तक जितनी बोर्ड में है वो आपको क्लियर हो गई होगी, इसको मैं रेब आउट कर दे रही हूँ कि थोड़ा बोर्ड क्लियर हो जाए। लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज आपको क्लियर हो गई है। एम फेज की प्रिमिटिव फेज जो है वो हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट फेज जो है वो क्या है, एम फेज। एम फेज ऑफ और मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो कंडेंस क्रोमोसोम्स थे वो क्या होते हैं, एक इसमें इक्वेटर, सपोज सेट अगर अर्थ है तो उसके जो बीच में इक्वेटर लाइन प्रेजेंट होती है ना, इक्विटेरियल, तो उसी में जो है क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। चाहे वो मैं 2 लेके चलूं चाहे 1 लेके चलूं, कितने भी है, सिंगल प्लेट का फॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप लोग मियोसिस कर लेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ठीक है। तो इसमें जो है
क्या फॉर्म होगी? सिंगल ठीक है, सिंगल इक्विटोरियल और एम प्लेट जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, किसके केस में? हमारे एम फेस में। क्रोमोसोम्स आर कम्स इन सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स। ये वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन देख लीजिए। अगर सपोज दैट ये हमारा जो है प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा कोई क्रोमोसोम है, ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट है। अब इससे अटैच होने हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी अटैच होंगे, यहाँ से भी अटैच होंगे, लेकिन वो बेटा प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट से कभी भी नहीं अटैच होंगे। वो यहाँ पे जो है एक प्रोटीनस बैंड प्रेजेंट होता है अराउंड द सेंट्रोमियर। ठीक है, जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट है अराउंड द सेंट्रोमियर जो है एक प्रोटीनस बैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक प्रोटीनस बैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, उससे स्पिंडल फाइबर, देखिए ये क्या हो गया, लेबलिंग कर लीजिए कि कोई कंफ्यूजन कहीं से ना रह जाए। ये क्या हो गया हमारा सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अराउंड एक प्रोटीनस बैंड प्रेजेंट है, दैट इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से PYQ है, if spindle fiber will be attached to the centromere chromosomes arms। ठीक है, तो बेटा ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो किससे जाके अटैच होंगे? हमारे काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर क्या है? प्रोटीनस बैंड प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट दैट इज सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर क्या है? जो दो आर्म्स उसकी क्रोमोसोम्स की होल्ड करके रखता है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी सेल है। क्या मैं इसमें न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनाऊंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाऊंगी? नहीं ना। अब हम इसमें क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम्स। सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं, सेंट्रली अलाइन। छोटा सा बताती हूँ तो समझ में भी आएगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? बेटा देखो, जो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंट्रोमियर, ये इस तरह से कुछ एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है ना। एस्टर क्या होता है? स्टार लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो इससे माइक्रोफिलामेंट्स निकल रहे हैं। ये हमारा सेंट्रोमियर, इससे माइक्रोफिलामेंट्स निकल रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म करता है बेटा? एस्टर। ठीक है, ये जो माइक्रोफिलामेंट निकलते हैं ये स्टार लाइक अपीयरेंस देते हैं। स्टार लाइक अपीयरेंस की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले अच्छे से चीज को समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये हमारे हो गए इस तरह से। देखिए कुछ स्टार लाइक अपीयरेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एस्टर। ठीक है, एस्टर क्यों बोल रहे हैं इसको हम? स्टार लाइक अपीयरेंस से, क्योंकि इससे रेडिएट हो रही, क्या रेडिएट हो रही? माइक्रो फिलामेंट्स जो है वो रेडिएट हो रही।
फिर इसके बाद बेटा क्या होता है, इससे क्या निकलते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ना। तो ये स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारा माइटोटिक एपरेटस, ठीक है, या एस्टर्स जो है वो माइटोटिक एपरेटस। क्यों बोल रही हूँ माइटोटिक एपरेटस? क्यों बेटा, स्पिंडल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइटोसिस में, माइटोसिस हो या मियोसिस हो। क्यों? क्योंकि वो क्रोमोसोम से अटैच होंगे, फिर पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स की वजह से होती है। स्पिंडल फाइबर्स की वजह से पुलिंग होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि एक माइटोटिक एपरेटस जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमारा देख लीजिए आप, इसमें अब देख लीजिए लेकिन ये क्या हो गया हमारे, ये तो हो गया एस्टर, राइट। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है और माइक्रो फिलामेंट्स प्रेजेंट है इसके अराउंड में। तो ये हमारा जो है सेंट्रोसोम्स और माइक्रोफिलामेंट जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारा एस्टर फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद इससे स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। एक इक्वेटोरियल प्लेट में जो है क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। एक इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम प्लेट। एम प्लेट कहाँ है, जहां पे क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, बीच में सेल के कोई एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे क्रोमोसोम जाके अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, मीन्स अपने आप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये रेड कलर के बैंड क्या है, काइनेटोकोर है, ठीक है। ये क्या है हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एम फेज से बेटा क्या क्या हुआ हमारा, क्या क्या हो गया, देखिए क्रोमोसोम कहाँ अलाइन हो गए, अलाइन एक एम टूवर्ड्स द एम प्लेट। ये क्या जो है, रियल है नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी, ठीक है। कहाँ पे है, मिडिल में है, मिडिल ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ से फिर क्या है, स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो रहे हैं। किससे अटैच हो रहे हैं, हमारे क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स के भी किस पोर्शन से, दैट इज काइनेटोकोर, डिवीजन हो रहा है ये, ठीक है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से अटैच होके फिर कहा, एक साइड तो स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर से अटैच है, दूसरा कहाँ है, एस्टर से। एस्टर्स क्या है हमारे, बताइए, सेंट्रोसोम्स प्लस रेडिएटिंग बॉडी, सेंट्रोसोम्स प्लस रेडिएटिंग बॉडी। रेडिएटिंग बॉडी क्या है, नथिंग दैट द माइक्रोफिलामेंट। तो हमें इतनी चीजें क्लियर हो गई कि एम फेज में क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी प्लेट बन रही है, उस इमेजिनरी प्लेट में क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है, जो एस्टर से फॉर्म हुए थे, ठीक है, वो कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर में अटैच हो रहे हैं। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट है, जहां पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट क्या है, दैट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, वो एक बॉडी है, प्रोटीनस कुछ नेचर है, जो क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि एक तो ये इमेजिनरी लाइन में सेट हो रहा है, एज वेल एज जो है ये एम प्लेट इन केस ऑफ माइटोसिस जो है, कितनी एम प्लेट बन रही है, कितनी इक्वेटोरियल प्लेट्स बन रही है, कितनी मिडिल प्लेट्स बन रही है, सिंगल एक प्लेट बन रही है, चाहे उसमें 46 क्रोमोसोम हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, कितने भी हो, ठीक है, कि एक सिंगल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्रोमोसोम्स जो है स्पिंडल फाइबर से बोथ साइड से अटैच है, यहाँ से भी अटैच है और यहाँ से भी अटैच है, दोनों साइड से अटैच है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, दैट इज एनाफेज। नेक्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस और एम, that is anaphase.
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पिंडल फाइबर्स पे। बेटा एक सपोज दैट अगर देखिए दोनों साइड से इसको अटैच है, ठीक है, एक साइड क्रोमोसोम दोनों साइड से अटैच है, ये बैंड्स है। अगर मैं दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीच से स्प्लिटिंग हो जाएगी। समझिए इस चीज को। देखिए ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है। स्पिंडल फाइबर इसके दोनों साइड से अटैच है, दोनों साइड से, एक साइड से नहीं अटैच है। अब इन फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये फाइबर्स जो है वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, इससे क्या हो जाएगा, हमारी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, मीन्स प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट जो है अब वो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड कर जाएगा। होगा क्या बेटा, देखिए सेल ड्रॉ कर लेते पहले हम लोग। ये हमने सेल बनाई, हम लोगों ने 2 क्रोमोसोम्स लेके चले थे ना, तो अब देखिए 2 क्रोमोसोम्स लेके चले थे, क्या हुआ, अगर ये हमारे जो है एसर है और यहाँ से जो है ये अटैचमेंट है, ठीक है, यहाँ पे अलाइन थे बिल्कुल। इसके पहले का डायग्राम याद करिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक